कोप्राइम ऐसे दो नंबर होते हैं जिसका एक अकेला ही कॉमन फैक्टर होता है और वो कॉमन फैक्टर भी 1 होता है। चलो मैं एग्जांपल देके बताता हूं। मैं आपसे बोलूं 2 और 3 के पास कौन सा कॉमन फैक्टर है जो दोनों में मौजूद हो, तो जवाब है 1। तो कह सकते हैं कि 2 और 3 कोप्राइम है। और नंबर लेते हैं 3 और 5। 3 और 5 के पास कॉमन क्या है भाई? 3 इंटू 1 और 5 इंटू 1, मतलब 1 ही तो कॉमन है। तो पक्की बात 3 और 5 भी आपके कोप्राइम है। लेकिन मैं आपसे कहूं 3 और 6, तो ध्यान रखो 3 के पास है 3 इंटू 1, लेकिन 6 के पास है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इनके पास 1 कॉमन फैक्टर तो है, लेकिन साथ साथ 3 भी एक कॉमन फैक्टर है। लेकिन कोप्राइम कहता है हेलो फ्रेंड्स, वो सारे स्टूडेंट जो क्लास 9th को पास करके क्लास 10 में पहुंच चुके हैं और मैथमेटिक्स उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहला चैप्टर जो उनको आया होगा वो है रियल नंबर्स। और रियल नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 3 नंबर की वेटेज रखता है, जो एग्जाम में आना ही आना है, उसके 5 ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं, मतलब इसमें कोई और दूसरी वैरायटी आपको मिलेगी ही नहीं। पांचों क्वेश्चन सीख जाइए, 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पांचों क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका तकरीबन एक ही जैसा है, बस छोटे छोटे स्लाइड चेंजेस होंगे और ये क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे। अब जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है कि √3 को इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो √3, √2, √5, √7 सभी का पैटर्न एक ही जैसा होगा। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है जो मुझे पूरा तरीके सॉल्व करना है। फिर तो छोटे छोटे स्लाइड चेंजेस मुझे आपको बताने हैं और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको कमांड चाहिए ना, तो ये पूरा वीडियो ढंग से देख लेना, फिर और आपको कुछ देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा और इर्रेशनैलिटी प्रूफ करना आपको 110% आ जाएगा। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब हम इर्रेशनल प्रूफ करें उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज बताने वाला हूं जो मैं ऑलरेडी प्रूफ करते समय यूज करूंगा। सबसे पहले अगर आप इर्रेशनैलिटी प्रूफ कर रहे हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए कोप्राइम नंबर्स के बारे में। अगर आप कोप्राइम के बारे में नहीं जानते तो ये टॉपिक समझ पाना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोप्राइम ऐसे दो नंबर होते हैं जिसका एक अकेला ही कॉमन फैक्टर होता है और वो कॉमन फैक्टर भी 1 होता है। चलो मैं एग्जांपल देके बताता हूं। मैं आपसे बोलूं 2 और 3 के पास कौन सा कॉमन फैक्टर है जो दोनों में मौजूद हो, तो जवाब है 1। तो कह सकते हैं कि 2 और 3 कोप्राइम है। और नंबर लेते हैं 3 और 5। 3 और 5 के पास कॉमन क्या है भाई? 3 इंटू 1 और 5 इंटू 1, मतलब 1 ही तो कॉमन है। तो पक्की बात 3 और 5 भी आपके कोप्राइम है। लेकिन मैं आपसे कहूं 3 और 6, तो ध्यान रखो 3 के पास है 3 इंटू 1, लेकिन 6 के पास है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इनके पास 1 कॉमन फैक्टर तो है, लेकिन साथ साथ 3 भी एक कॉमन फैक्टर है। लेकिन कोप्राइम कहता है ऐसे दो नंबरों को कोप्राइम बोला जाता है जिनके पास अकेला एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो कॉमन फैक्टर भी सिर्फ 1 होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि 3 और 6 यहां पर कोप्राइम नहीं है। तो कोप्राइम वाला कंसेप्ट हम इसको प्रूव करते समय यूज करेंगे, जिसका कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है। अब चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। सबसे पहले √3 को इर्रेशनल प्रूफ करके दिखाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सपोज मैंने माना कि ये जो √3 है इज रैशनल, कि √3 एक रैशनल नंबर है। अब 9th क्लास में जो पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम, उसमें क्या सीखा था कि अगर कोई नंबर रैशनल है तो उसे p/q के फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैं भी वही लिखूंगा। देन ये जो √3 है इसे p/q की फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है। अब यहां जो कंसेप्ट कोप्राइम का मैंने शुरू में आपको सिखाया उसे यूज करना है कि हियर दिस p/q में p एंड q आर द टू कोप्राइम इंटीजर। ध्यान रखिएगा, यहां ये p और q क्या है? दो कोप्राइम इंटीजर है जिसके पास एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए और वो भी 1 होना चाहिए। एंड हियर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये वो कंसेप्ट है जो तकरीबन हर क्वेश्चन में आप लिखने वाले हो। अब अगला स्टेप, जरा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कीजिए। तो लिखिएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा? 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। भाई √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और p अपॉन q पे होल स्क्वायर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आ गया? q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में 3। इतना कंसेप्ट ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा हुआ आया कि जो 3 है ये p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल डिवाइड कर रहा है। तो क्या ये 3 p को भी डिवाइड करेगा? एक बार बता देता हूं। सबसे पहले स्टेप क्या है? हियर
3 डिवाइड्स किसको, p स्क्वायर को, तो क्या 3 p को डिवाइड करेगा, और 3 डिवाइड्स p। मुझे मेन जो आंसर लेना है वो इसे लेना है, 3 डिवाइड्स p को। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर 3 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो आपको कैसे पता चला कि p को भी करेगा। तो देखो जरा ध्यान से समझ लो, क्या 3 स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है, हां बिल्कुल करता है। तो सोचो इस 3 स्क्वायर को 3 इंटू 3 लिख सकता हूं और अपॉन में 3। तो मैं ये मान लेता ये लिखा है p स्क्वायर, जिसको मैंने p इंटू p लिख दिया इस तरह से। तो क्या ये 3 इस p को डिवाइड नहीं करेगा, हां बिल्कुल करेगा। भाई देखो 3 से 3 जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो 3 p को भी डिवाइड करेगा, और ये मुझे इक्वेशन 1 मान लेना है। अब अगला रटा हुआ स्टेप जो आपको याद रखना है हर क्वेश्चन के लिए, कि पुट जिसको डिवाइड कर चुका है 3 उसकी वैल्यू पुट करिए p इज इक्वल टू, और प्रूव क्या कर रहे हो, √3 ना, तो पुट p इज इक्वल टू 3k। मान लीजिए आप यहां पर √2 प्रूफ कर रहे होते तो पुट p इज इक्वल टू 2k। मान लो आप यहां √5 प्रूफ कर रहे होते तो पुट p इज इक्वल टू 5k। बस इतना सा ही चेंज आने वाला है अगर ये वैल्यू यहां पर चेंज हुई तो। चलो अब p इज इक्वल टू 3k को आप किसी इक्वेशन में पुट करो। हम क्या करते हैं, यहां पुट कर सकते हैं, यहां भी पुट कर सकते हैं। चलो मैं इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं, और मैंने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2। तो जहां p दिख रहा है वहां 3k पुट कर दीजिए। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर होल अपॉन 3, खोलिए इसको। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर अपॉन में 3, 3 3 से 9 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। क्या ये 3 अब q स्क्वायर के नीचे जा सकता है, हां बिल्कुल जा सकता है। तो अगला स्टेप क्या लिखा मैंने, q स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू k स्क्वायर। अब देखना जरा, क्या ये 3 q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, लिखा ही हुआ है। तो क्या q को भी करेगा, तो देखो जरा, जैसे हमने यहां लिखा था एग्जैक्टली लिखेंगे, हियर 3 डिवाइड्स किसको, q स्क्वायर को, और 3 डिवाइड्स q, और मान लेंगे इक्वेशन 1 मान चुके, 2 मान चुके, इसे मान लिया मैंने 3। अब चीज चेक करो, क्या p और q दो कोप्राइम इंटीजर थे, बिल्कुल थे। और कोप्राइम इंटीजर मैंने क्या बताया था कि इनके पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और वो कॉमन फैक्टर भी 1 होना चाहिए। और हमने क्या प्रूफ कर दिया, इस p और q को 3 भी डिवाइड कर रहा है, 1 तो करता ही करता, हमने इन्हें कोप्राइम ले रखा है। लेकिन हमने अपने प्रूफ पे यह भी प्रूफ कर दिया कि p और q को 3 भी डिवाइड कर रहा है, तो जो कि कोप्राइम के केस पे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो मैंने सपोज किया था तो फिर तो गलत हो गया मेरा सपोजिशन। √3 को प्रूफ करना मैंने सपोज किया था और p और q को कोप्राइम माना था। अगर मैं p और q को कोप्राइम मानता हूं तो इनके पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए था। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 ये कहते हैं कि p और q के पास एक कॉमन फैक्टर और आ गया है, और वो कौन आ गया है, 3 आ गया है। तो मेरा सपोजिशन रॉन्ग हो गया, और मैंने ये प्रूफ कर दिया कि भाई √3 एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन इस बात को प्रॉपरली लिखेंगे कैसे, वो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, आप कॉपी कर लीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 p and q have one more common factor 3 other than 1, which is impossible in the case of coprimes. Hence my supposition is wrong. √3 is an irrational number. ये इस पूरे प्रूफ का कंसेप्ट था कि मैं p और q को कोप्राइम मान के चलूंगा और मैं कहूंगा कि √3 एक रैशनल नंबर है। क्योंकि p और q कोप्राइम है तो उनके पास एक अकेला कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए था। मैंने ये प्रूफ कर दिया कि भाई उनके पास एक कॉमन फैक्टर और है 3, जो कि कोप्राइम के केस में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि √3 को p/q के फॉर्म में रख ही नहीं सकते, और p/q के फॉर्म में नहीं रख सकते तो फिर वो रैशनल नहीं हो सकता। तो रैशनल नहीं होगा तो फिर वो कौन होगा, वो इर्रेशनल होगा। ये लीजिए प्रूव हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। अगर 7√3/2 को आपको इर्रेशनल प्रूफ करना है तो ध्यान रखिएगा, आप सबसे पहले इसमें √3 को इर्रेशनल प्रूफ करेंगे, जो हमने अभी आपको पूरा कंसेप्ट दिया।
लास्ट में आप आ गए कि √3 इज इरेशनल, जैसे हमने यहां अभी प्रूफ कर दिया। लेकिन क्वेश्चन है कि सर √3 थोड़ी ना दिया है, 7√3/2 दिया है। तो आप लिखोगे, आपने इसका प्रूफ क्या लिखा लास्ट में कि √3 इज इरेशनल। भाई यही तो प्रूफ किया है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो आप लिखोगे कि सिंस √3 इज इरेशनल, तो किसी भी इरेशनल में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो इरेशनल ही रहेगा। तो लास्ट में लिख दोगे सिंस √3 इरेशनल, देन 7√3/2 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। बात खत्म हुआ, कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। कहने का मतलब है कि 7√3/2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए पहले √3 को ही इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। जब पूरा प्रूफ ऑफ कर देंगे और जब लास्ट लाइन लिखेंगे कि भाई √3 इरेशनल मैंने प्रूफ कर दिया है, तो बस अगला स्टेप लिख देंगे कि अगर √3 इरेशनल है तो 7√3/2 भी आगे इरेशनल ही होगा, क्योंकि किसी भी इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, वो इरेशनल ही रहता है। ये दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3? यहां पर लिखा है कि 1/√5 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है। तो देखो स्टार्ट कैसे करना है कि सपोज, फिर मैंने माना कि 1/√5 इज रैशनल। मैंने शुरू में कहा था ना, सारे क्वेश्चनों का जो करने का कंसेप्ट है तकरीबन एक जैसा है, छोटे छोटे स्लाइड चेंजेस करने हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो सपोज 1/√5 इज रैशनल, और अगर 1/√5 रैशनल है, देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसमें p और q क्या है हमारे लिए, वही सेम कि p एंड q आर टू को प्राइम इंटीजर, बिल्कुल प्रॉपर लिखना है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर को प्राइम इंटीजर है तो इनके पास एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और वो भी 1 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, तो क्या आ गया, 1/5 इज इक्वल टू p²/q²। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया q²/5 इज इक्वल टू p²। क्या स्टेप याद आया? क्या ये 5 q² को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो क्या q को भी करेगा? 100% करेगा। इस वाले प्रूफ में समझी थे ये वाली बात? बस अंतर इतना है, जब हम √3 कर रहे थे तो पहले डिवाइड p² हो गया था, क्योंकि 1 में कर रहे हैं तो पहले q² डिवाइड हो जाएगा, वरना आपके कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे, हियर 5 डिवाइड्स q² और 5 डिवाइड्स q, और क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। क्योंकि q डिवाइड हो चुका है तो q की वैल्यू ही इंसर्ट की जाएगी। तो पुट q इज इक्वल टू √5 वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं ना, तो पुट q इज इक्वल टू 5k, और इस 5k की वैल्यू को फिर से यहां पर इस इक्वेशन में डाल दीजिए, मेक इट इक्वेशन 2। तो पुटिंग q इज इक्वल टू 5k इन इक्वेशन 2, चलिए पुट करिए, तो 5k का होल स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू p², कितना आ गया, 25k² अपॉन 5 इज इक्वल टू p²। ये कैंसिल आउट हो गया, तो 5k² इज इक्वल टू p², तो k² इज इक्वल टू p² अपॉन 5। क्या पता चला, क्या ये 5 p² को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो क्या p को भी करेगा? बिल्कुल करेगा, जैसे यहां पर वाला कंसेप्ट लिखा हमने। तो मैंने लिखा फिर से, हियर 5 डिवाइड्स p² और 5 डिवाइड्स p, और मैंने इसके क्वेश्चन क्या मान लिया, 1 और 2 मान चुके हैं, 3 मान लिया। तो चेक करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में हमें क्या पता चला कि q और p को एक और फैक्टर डिवाइड कर रहा है 5, लेकिन p और q तो को प्राइम थे, उसे तो 1 के अलावा और कोई डिवाइड कर ही नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ कि ये p और q अब को प्राइम नहीं है। को प्राइम नहीं है तो फिर ये p/q की फॉर्म में रखे नहीं जा सकते, और अगर p/q की फॉर्म में नहीं रखे जा सकते तो भाई फिर 1/√5 रैशनल भी नहीं है। तो क्या प्रूफ कर दिया हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 p and q have one more common factor 5 other than 1, which is impossible in the case of coprimes. Hence my supposition is wrong. 1/√5 is an irrational number. ये लीजिए प्रूव हो गया। बात आते हैं चौथे पर।
तो चौथा क्वेश्चन भी वैसा ही है। देखो 7/5√5, तो 7/5 का कुछ नहीं करना। पहले इस पूरे क्वेश्चन में आपको 1/√5 को ही इरेशनल प्रूफ करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको कर दिया है। जब आप इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर लिखेंगे कि भाई क्या लिखेंगे, 1/√5 इज इरेशनल, ऐसे लिखने वाले हैं ना, तो आप कहोगे कि सिंस 1/√5 इज इरेशनल देन 7/5√5 इज ऑल्सो इरेशनल, क्योंकि किसी भी इरेशनल नंबर में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो नंबर इरेशनल ही रहेगा। तो प्रूव हो गया कि अगर 1/√5 इरेशनल है तो 7/5√5 भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो कह सकते हैं 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आखिरी क्वेश्चन 5th की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 5th देखते हैं कि 7 - 3√2 को इरेशनल प्रूफ करना है। इसका कंसेप्ट भी कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, देखो ध्यान से। सबसे पहले वही स्टार्ट वाले स्टेप एकदम सेम है कि सपोज 7 - 3√2 इज रैशनल। मैंने माना कि ये जो 7 - 3√2 है वो एक रैशनल है, और अगर ये रैशनल है तो इसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। देन 7 - 3√2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, और मैं यहां पर क्या लिखूंगा, अब तो आपको पता ही है कि p एंड q आर द टू को-प्राइम इंटीजर्स, कॉमा q नॉट इक्वल टू 0। और अगर p और q दो को-प्राइम इंटीजर है तो इनके पास एक ही कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अगर उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर मिल गया, मतलब कोई और नंबर इन्हें डिवाइड करता मिल गया, तो मेरा सपोजिशन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, मतलब थोड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या करो, कोशिश करो कि ये जो यहां पर √2 दिख रहा है ना, ये बिल्कुल अकेला हो जाए इस पूरे एक्सप्रेशन में। तो देखो कैसे अकेला करेंगे इसको। 7 माइनस का p/q इज इक्वल टू 3√2। मैंने क्या किया, इस p/q को उधर लिया है और 3√2 को उधर ले गए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, साइन चेंज कर दिया है। मैंने कहा था ना √2 बिल्कुल अकेला कर रहा है, तो 3 जो मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में ले आइए, तो कितना हो जाएगा चेक करो। तो देखो जरा 3 आ गया डिवाइड में, और ये हो गया 7 माइनस का p/q इज इक्वल टू √2। ध्यान रखिएगा, आपको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन कुछ भी दिखाई दे, जो भी रूट वाला टर्म हो उसे बिल्कुल अकेला कर देना। चलो अगला स्टेप देखते हैं। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 7/3 माइनस का p/3q इज इक्वल टू √2। अब कंसेप्ट समझो ध्यान से जरा। क्या 7/3 एक रैशनल नंबर है? हाँ भाई, फ्रैक्शनल नंबर है ना, फ्रैक्शंस हमेशा रैशनल ही होते हैं, p/q का फॉर्म ही तो है। तो लिखेंगे हियर 7/3 इज रैशनल। मैं लिख के दिखाता हूं, हियर 7/3 इज रैशनल, बिल्कुल रैशनल है। चेक करो क्या ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म है? हाँ, तो आप लिखोगे p/3q इज ऑल्सो रैशनल। और किसी रैशनल नंबर में से अगर किसी रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, रैशनल ही रहता है। एंड 7/3 माइनस का p/3q इज ऑल्सो रैशनल, इज ऑल्सो रैशनल। बिल्कुल, ये बात तो प्रूव हो गई कि इस पूरे एक्सप्रेशन का जो LHS है वो तो रैशनल है, लेकिन बट इट इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा LHS किसके बराबर है? √2 के बराबर, जो कि एक इरेशनल नंबर है। अब यहां आपको थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखना है। मैंने कहा कि ये पूरा एक्सप्रेशन √2 के बराबर है, जो कि एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन आइज होता है सर आपको कैसे पता इरेशनल है? तो यहां पर अगर ये क्वेश्चन का वेटेज अकेला 3 नंबर का, 4 नंबर का या 5 नंबर का आता है, वैसे क्वेश्चन मोस्टली 3 नंबर में ही आता है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में आपको जैसे मैंने लिखा ना कि इट इज इक्वल टू √2 विच इज इरेशनल, तो √2 को इरेशनल प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, जैसे हमने इस क्वेश्चन के लिए किया था। मान लीजिए ये वेटेज 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 2 नंबर तक का भी आ जाता है, 1 नंबर में भी आ जाता है, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में आपको √2 को एक अलग से इरेशनल प्रूव नहीं करना, बस ये मान के चलेंगे कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो बट दिस LHS इज इक्वल टू √2 विच इज इरेशनल, विच इज इरेशनल। और अगर विच इज इरेशनल हो गया है तो पक्की बात मेरा सपोजिशन गलत हो गया है। 7 - 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव हो गए पांचों के पांचों क्वेश्चन। इसका कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में
अगर एक क्वेश्चन का वेटेज 3 या उससे ऊपर चला गया, यहां जो मैंने डायरेक्टली लिखा कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, उस इर्रेशनल को आपको प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन 1 मार्क या 2 मार्क का है तो प्रूव अलग से नहीं करना, बस डायरेक्टली लिखना है कि √2 इज इर्रेशनल। हमारा सपोजिशन गलत है, 7 माइनस √2 इज इर्रेशनल। इस पर्टिकुलर टॉपिक का एक क्वेश्चन मुझे लगता है और है, जो मुझे लगता है सबसे अलग क्वेश्चन है इसका। उसमें क्या होगा करके दिखाता हूं। उसमें आपको 2 रूट वाले टर्म दिखाई देंगे। √7 प्लस √3 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। √2 प्लस √3 हो सकता है, √5 माइनस √2 हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, 2 रूट दिखने चाहिए। क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। कैसे? वही कि सपोज √7 प्लस √3 इज रैशनल। अगर √7 प्लस √3 रैशनल है तो पक्की बात है इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ √7 प्लस √3 इज इक्वल टू p/q। तो भाई p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये p और q क्या होंगे? p एंड q आर द 2 को-प्राइम इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल रटा हुआ स्टेप है, सेम लिख दीजिएगा। क्योंकि यहां 2 रूट वाले टर्म है तो एक बारी में एक रूट को अलग करना है। यहां पर तो किसी भी एक रूट को दूसरी साइड ले जाइए। चलो मैं √7 को उधर ले जाता हूं, आप चाहो तो √3 को भी लेके जा सकते हो। तो √3 इज इक्वल टू p/q माइनस का √7। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करते हैं तो √3 पे भी स्क्वायर और p/q माइनस √7 पे होल स्क्वायर करो, होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, और यहां a माइनस b का होल स्क्वायर रहेगा, जो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में सीखी आइडेंटिटी। तो a स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, प्लस √7 का स्क्वायर माइनस का 2a और b। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसे। यह आ गया 3 इज इक्वल टू p²/q²। √7 का स्क्वायर इज 7 माइनस का 2√7 p/q। चेक कर सकते हो यहां पर आपके पास एक सिंगल रूट रह गया। तो हमने जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था वहां भी तो सिंगल रूट था, और नियम क्या किया था, हमने उस सिंगल रूट को अलग कर लिया था। तो यहां पर भी ये √7 बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा पूरे एक्सप्रेशन में से, लेकिन करने का तरीका जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसे माइनस 2√7 p/q को इधर लाया, 3 को उधर ले गया। तो देखो जरा ध्यान से, तो 2√7 p/q इज इक्वल टू p²/q² प्लस का 7, 3 गया उस तरफ, माइनस का 3, कितना आ गया 2√7 p/q इज इक्वल टू p²/q² प्लस का 4। अब √7 अलग करना है, तो जो टर्म √7 के साथ मल्टीप्लाई में वो तो डिवाइड में हो जाएंगे, और जो इधर डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। तो √7 इज इक्वल टू q/2q ब्रैकेट p²/q² प्लस का 4। अब ये q/2p दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, p/2q प्लस 4q/2p। 2 to the 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो √7 इज इक्वल टू p/2q प्लस 2q/p। अब जरा स्टेप चेक करो जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी लिखा था। हियर p/2q इज रैशनल, बिल्कुल भाई फ्रैक्शनल फॉर्म है। 2q/p इज रैशनल, हाँ बिल्कुल ये भी रैशनल। तो क्या उनका सम भी रैशनल? बिल्कुल रैशनल। लेकिन पूरा का पूरा RHS √7 के बराबर है, जो कि इर्रेशनल। तो मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली इर्रेशनल कब लिख सकते हैं, अगर एक क्वेश्चन 1 से लेकर 2 नंबर की वेटेज का हो तो अलग से √7 को इर्रेशनल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 3, 4, 5 नंबर में हो तो अब आपको √7 को पहले पूरा इर्रेशनल प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, √3 को इर्रेशनल, √3 के जगह √7 प्रूफ करना है। जब आप √7 को पूरा इर्रेशनल प्रूफ कर देंगे, फिर आप कहोगे कि भाई ये पूरा का पूरा जो RHS है वो √7 के बराबर है, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। हेंस मेरा सपोजिशन गलत हो गया, √7 प्लस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये लीजिए 6 के 6 क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। शानदार क्वेश्चन थे, बेहतरीन प्रैक्टिस चाहिए। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे लॉजिक आपको एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन फिनिश करते हैं।